जैसा कि मैंने कहा था कि आपका जो रिसोर्सेज चैप्टर क्लास 8 की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर चल रहा था, उसका पार्ट सेकंड लेकर मैं बहुत ही जल्दी आऊंगा। तो आज आपके सामने उसका पार्ट सेकंड है। आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा, आपको समझ में आया होगा। आज है पार्ट सेकंड। तो बातें ना करते हुए चलते हैं, हम पार्ट सेकंड को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो हम रिसोर्सेज को समझ रहे थे, मीनिंग समझ गए थे, उसको क्लासिफाइड कर लिए थे, नेचुरल रिसोर्स के बारे में देख रहे थे, और क्लासिफाई करने के बाद हमने बायोटिक अबायोटिक को समझा था। अब हम देख रहे थे कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, विकास और उपयोग के आधार पर रिसोर्स को कितने तरीके में बांट सकते हैं। तो दो तरीकों में दोस्तों हम बांट सकते हैं। पहला तरीका है एक्चुअल रिसोर्सेज और दूसरा है पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्स का मतलब वास्तविक, जो वास्तविक रूप से हैं, हमें पता है, नाम से हमें समझ में आ रहा होगा। और दूसरा पोटेंशियल रिसोर्सेज, संभावित, जिसकी संभावना। तो ये क्या है, आइए इसको डिटेल में हम देखते हैं। रिसोर्स whose quantity is known and used in present, ऐसे संसाधन जिसकी क्वांटिटी हमें पूरी तरीके से पता हो और वर्तमान में हम जिसका उपयोग भी कर रहे हो, वो सारे रिसोर्सेज किसमें आते हैं, एक्चुअल रिसोर्स में आते हैं। आपको समझ में आ जाएगा। आयरन, कोल, कोयला, हमें पता है कि कोयला यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर मिलता है, और उसको हम निकाल कर यूज भी कर रहे हैं। आयरन को निकालते हैं कोर को, और उससे स्टील, तमाम गाड़ियां, बहुत सारी चीजें बनाकर उनका हम यूज करते हैं। तो ये सारे रिसोर्सेज हमें पता है। और कुछ एग्जांपल लेते हैं। द रिच डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे आयरन ओर हैं, हमें पता है। और रूरल रीजन ऑफ जर्मनी इज फेमस फॉर कोल, जर्मनी का एरिया जो कोयले के लिए फेमस है। याद रखिएगा, ये आपके मैप वर्क में भी आ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो कहा था कि आयरन और कोल, एक आयरन एक सोर्स है जिससे ट्रेन बनती है, रिसोर्स ट्रेन हुआ। तो मैं फिर वही बात कर रहा हूं, उस लाइन में आयरन सोर्स था, क्योंकि आयरन से क्या बन रहा था, ट्रेन बन रही थी, और ट्रेन हमारे नीड को सेटिस्फाई कर रही थी। कोल, अगर कोल को लेकर के अपने घर में हम जला रहे हैं, धोबी आयरन कर रहा है, प्रेस कर रहा है, उसको जला करके आग निकाली जा रही है, तो वो रिसोर्स हो गया। क्यों? क्योंकि वो हमारे नीड को पूरी कर रहा है। तो कोई भी चीज जब डायरेक्ट हमारे नीड को पूरी करेगी, वो रिसोर्स हो जाएगी। और जब वो सोर्स बन के कुछ नई चीज बनाएगी, और वो बनी हुई नई चीज हमारी जरूरत को पूरा करेगी, तब वो रिसोर्स होगी। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। रिसोर्स whose entire quantity may not be known and not being used in present due to lack of technology but could be used in future। आप इससे एक प्यारा सा नोट्स बना सकते हैं दोस्तों, आपको इससे ज्यादा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसे रिसोर्सेज जिसका कितनी मात्रा में है हमें पता ना हो, और उसको हम यूज भी ना कर पा रहे, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी ना हो कि उसको हम यूज कर लें, उसका उपयोग कर लें, उससे अपनी नीड को सेटिस्फाई कर लें, तो ऐसे रिसोर्सों को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल रिसोर्स। लेकिन हमें विश्वास है कि फ्यूचर में हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी आएगी कि उससे हम उस रिसोर्स को यूज कर लेंगे। तो जो रिसोर्स प्रेजेंट में पता हो, जिनको हम यूज कर रहे हो, वो होते हैं, नहीं भाई, जिनको हम एक्चुअल रिसोर्स कहते हैं। और ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम वर्तमान में यूज ना कर पा रहे हो टेक्नोलॉजी के नाते, उस रिसोर्स को कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। अब एग्जांपल देखते हैं। आपके सामने फिगर आ रहा है, यह है विंड मिल, आ रहा है ना। अब 200-300 साल पहले की बात आप सोचिए, 200-300 साल पहले क्या बिजली से, अरे हवा से, विंड से क्या कहीं इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती थी? क्या बिजली का उत्पादन होता था? तो आपका आंसर होगा नो सर, नहीं होता था। तो 200 साल पहले ये विंड मिल, विंड एनर्जी क्या थी हमारे लिए, एक पोटेंशियल रिसोर्स थी, संभावित रिसोर्स थी, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी कि जिससे हम हवा का उपयोग इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में, बिजली उत्पादन में कर सके। लेकिन आज तो हम कर रहे हैं ना।
नीदरलैंड में कितनी बिजली बनती है, हमारे तमिलनाडु में बनती है, हमारे गुजरात में बनती है, हर जगह बन रही है। तो आज ये हमारे लिए क्या हो गया, एक्चुअल रिसोर्स। तो टेक्नोलॉजी की कमी के नाते जो चीज हमारे लिए 200 साल पहले पोटेंशियल रिसोर्स थी, आज वो क्या हो गई है, एक्चुअल रिसोर्स। अब देखिए यूरेनियम इन लद्दाख, लद्दाख आप जानते हैं ना, अभी अभी जम्मू और कश्मीर स्टेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है और उसको यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश बना दिया गया, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख में यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार पाया जाता है, लेकिन उसकी टोपोग्राफी ऐसी है, ऐसे उसके पहाड़ ऊंचा नीचा है कि हम उसकी ड्रिलिंग करके यूरेनियम का निकालना हमसे नहीं हो पा रहा है। और हमें ये भी नहीं पता लग पा रहा है कि एक्चुअली में कितनी मात्रा में वहाँ यूरेनियम है। इस नाते हम ऑस्ट्रेलिया से, कजाकिस्तान से, कनाडा से, ऐसे देशों से यूरेनियम मंगाते हैं। आप लोग जानते होंगे ना यूरेनियम कहाँ यूज होता है, एटॉमिक एनर्जी में, परमाणु भट्टी में, ताकि इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सके। अब हमारे पास यूरेनियम है, कहाँ है, हमारी कंट्री में है, लद्दाख में है, लेकिन टेक्नोलॉजी ना होने के नाते उसका यूज हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये यूरेनियम क्या हो गया, एक पोटेंशियल रिसोर्स हो गया। लेकिन अब आप जैसे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े होंगे, साइंटिस्ट बन जाओगे एक दिन, और मुझे पूरा विश्वास है आप ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करोगे कि हम यूरेनियम को निकाल कर उसका यूज कर पाएंगे, और तब यूरेनियम भी हमारे लिए कौन सा रिसोर्स हो जाएगा, एक्चुअल रिसोर्स। तो आगे बढ़ते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अब वितरण के आधार पर हम रिसोर्सों को डिवाइड करेंगे, बांटेंगे। तो एक हो गया सर्वव्यापी, दूसरा हो गया स्थानीय, यूबिक्विटस या लोकलाइज्ड। ये कितना सिंपल है, ऐसे रिसोर्स जो हर जगह पाए जाते हैं। देखिए रिसोर्स विच आर फाउंड एवरीवेयर, जो हर जगह पाए जाते हैं, वो कैसे रिसोर्स होते हैं, यूबिक्विटस, सर्वव्यापी, जो हर जगह व्याप्त होते हैं। एग्जाम्पल वायु, बादल, हवा हर जगह है, कजाकिस्तान में है, अमेरिका में है, कनाडा में, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ नहीं है, हर जगह है ना। लेकिन कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो स्थानीय लोकलाइज होते हैं, जो एक फिक्स निश्चित प्लेस पर पाए जाते हैं। देखिए लिखा है रिसोर्सेज दैट आर फाउंड इन सर्टेन प्लेसेस। जैसे गोल्ड की बात करें तो क्या जहां आप बैठो वहां पर अगर खुदाई करोगे तो गोल्ड निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि हर जगह नहीं पाया जाता है। अब इसके भी रीजन है दोस्तों कि ये क्यों नहीं पाया जाता है। तो हमारा एक चैप्टर आता है मिनरल्स एंड रिसोर्सेज, जब उसको हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम जस्टिफाई और थोड़ा क्लियर करेंगे कि ऐसे टाइप के कुछ रिसोर्स कहीं पाए जाते हैं, कुछ कहीं, उसके पीछे एक बेसिक रीजन क्या होता है। फिलहाल चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ऐसे रिसोर्स जो हर जगह पाए जाते हैं वो यूबिक्विटस या सर्वव्यापी होते हैं, और वो रिसोर्स जो हर जगह ना पा करके कुछ स्पेसिफिक फिक्स जगह पे पाए जाते हैं, वो लोकलाइज्ड या स्थानीय रिसोर्स होते हैं। एग्जांपल देखना चाहेंगे आप फिगर से? देखिए बादल, एयर हर जगह पाए जाते हैं तो सर्वव्यापी हो गए। लोकलाइज्ड ये क्या है, गोल्ड। गलत तो नहीं आ गई गोल्ड है भाई, ये सोना है, हर जगह नहीं पाया जाता है, कहीं कहीं पाया जाता है जमीन में, तो ये लोकलाइज्ड रिसोर्स हो गया। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है, ये चीज यहाँ पाई जाती है, ये चीज वहां पाई जाती है, ये चीज हर जगह पाई जाती है। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर रिसोर्स का बांटना देख लिए। आइए आगे चलते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरी। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक एक ने बायोटिक अबायोटिक देखा था, अब उसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट आया है, एक ब्रॉड कैटेगरी में हम बांटते हैं। 10th में आपको ये बहुत बड़े लेवल पर पढ़ना है। और दोस्तों मैं आपको एकदम पक्का बता रहा हूँ कि जब आप बड़े होंगे, कंपटीशन की तैयारी करेंगे, तो IAS, PCS जैसे एग्जाम्स में और भी नौकरी के एग्जामों में इससे क्वेश्चन बहुत बनता है, यहाँ तक कि आपके इस पूरे चैप्टर से बनता है। तो देखिए नेचुरल रिसोर्स को हम किस तरीके से 2 बड़ी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। उन दोनों का नाम क्या है, एक है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब डेफिनेशन लिखने या सुनने से पहले आइए इस वर्ड से हम इसका मतलब समझते हैं। देखिए क्या लिखा है, रिन्यूएबल,
तीन वर्ड इसमें है ना, एक री है, एक न्यू है और एक एबल है। री मतलब फिर से या पुनः, न्यू मतलब नया, एबल मतलब योग्य, वो चीजें जो फिर से नई हो जाती हैं। तो वो रिसोर्सेज जो फिर से नए हो जाएं, नवीकरणीय, फिर से नए हो जाएं, वो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब यहाँ क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो फिर से नए ना हो, उन्हें हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब आप डेफिनेशन से और कुछ फिगर से इसको अच्छे से हम समझ लेते हैं। Those resources which get renewed or replenished quickly, वे संसाधन जो जल्दी से नए हो जाते हैं, या देखिए साफ साफ लिखा है, जिनके समाप्त होने का खतरा ना हो अथवा जो शीघ्र ही पुनः उपयोग हेतु नवीन हो जाते हैं। जैसे ये शर्ट मैं पहन रहा हूं, ये एक रिसोर्स है, इसको मैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 20 साल 50 साल पहन सकता हूं? नहीं पहन सकता हूं, क्योंकि 1 साल 2 साल में ये खराब हो जाएगा, फट जाएगा, और क्या फिर से रिन्यू हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, फिर ये खराब ही हो जाएगा। तो ऐसी चीजें आप इस पर बिल्कुल हाईलाइट मत करिएगा कि शर्ट का एग्जाम्पल दे दिया मैंने। ऐसी जो भी चीजें जो हम यूज करें और एक खतरा बना रहे कि अरे यार करते करते एक दिन ये खत्म हो जाएंगी और जल्दी से वापस बन भी नहीं पाएंगी, तो ये ऐसे रिसोर्सेज क्या कहे जाते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अभी हम और इसको अच्छे समझेंगे, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अब देखिए, दोज रिसोर्सेज व्हिच हैव लिमिटेड स्टॉक, ऐसे रिसोर्स जिनका क्या हो, स्टॉक क्या हो, लिमिटेड हो। शायद थोड़ा सा उल्टा बोल गया, ऐसे रिसोर्स जिनके समाप्त होने का खतरा ना हो, खतरा हो नहीं, खतरा ना हो, और जो जल्दी ही वापस अपने रूप में आ जाएं, वो है रिन्यूएबल। मुझे याद नहीं, मुझे लग रहा है शायद मैं कुछ उल्टा बोल गया। रिन्यूएबल जो फिर से नया हो जाए, मतलब जिनके खत्म होने का खतरा ना हो। ये शर्ट खत्म हो सकती है, खराब हो सकती है, इस नाते ये रिन्यूएबल रिसोर्स में नहीं आएगा। वो चीजें आएंगी जिनके समाप्त होने का खतरा ना हो, या जो फिर से कुछ दिन में अपने आप को नया कर ले। अब ऐसी चीजें जिनका स्टॉक क्या है, लिमिटेड है, जो फिक्स मात्रा में पाई जाती है। मान लिया, बहुत छोटा एग्जांपल दूं, हालांकि ये इससे रिलेट नहीं करेगा, फिर भी आपको समझने में आसानी होगी। आपके पास 500 रुपए हैं, आप कितने दिन उससे अपना खर्चा चला सकते हो? 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन, बस ना। 1 दिन में पैसा खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और अगर आपके पास बहुत सारे रुपए हो और आपके पास इनकम का सोर्स भी हो, आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां हो, पर डे आपकी कमाई हो रही हो, तो वो पैसा खत्म कभी नहीं होगा। अब उसी को इससे रिलेट करिए, ऐसे रिसोर्सेज जिसके स्टॉक लिमिटेड हो, या जो हम खत्म कर दें तो उसको दोबारा बनने में हजारों लाखों करोड़ों साल लग जाएं, मतलब जो जल्दी हमें ना मिले, वे सारे रिसोर्स क्या कहलाते हैं? नॉन रिन्यूएबल। अब फिर से एक बार समझा जाए कि वो रिसोर्स जो खत्म ही नहीं होते हैं, जिनके खत्म होने की चिंता हमें नहीं होती है, हम उसको खूब यूज करते हैं, वो है रिन्यूएबल, अर्थात फिर से नए ही नए रहते हैं। ऐसे रिसोर्स जो लिमिटेड होते हैं, जो एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे, उसका खतरा रहेगा, उसको हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल। अब देखिए, इसको अच्छे समझते हैं कुछ फिगर से। सोलर एनर्जी, वाटर, विंड। अब धूप की एनर्जी, अब आप कहोगे नहीं ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल, ये खत्म हो जाएगा। तो जाओ रोज धूप में कपड़ा निकाल के खड़े रहो, धूप खत्म होगी कभी? आप खत्म हो जाओगे भैया, पूरी पीठ जल जाएगी, काले हो जाओगे, फिर गमले में काम नहीं करेगी, है ना? तो सोलर एनर्जी हो गई, वाटर, आप पानी पियो। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि सर पानी तो इस समय कम हो रहा है, जमीन पे उसका लेवल जो है नीचे होता जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये आपने ये भी उसी डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो जल्दी से अपने आप को क्या कर ले, रिन्यू कर ले, फिर से पानी बरसेगा, सब फिर से पानी आ जाएगा। विंड, हवा कभी खत्म होगी? रोक लो पूरी हवा को, बंद कर लो, नहीं खत्म हो सकती है ना। तो ये रिसोर्सेज कैसे हैं? रिन्यूएबल, हमेशा नए रहते हैं। अब आप जितना चाहो एनर्जी विंड से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, सोलर प्लेट बना के जितनी चाहो उतनी बिजली पैदा करो, ये कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जो एक न एक दिन
खत्म हो जाते हैं, जैसे फॉस्फेट हो गया, ऑयल हो गया, लाइमस्टोन हो गया, कोल हो गया, आयरन हो गया, ये सब जमीन के अंदर पाए जाते हैं। कितना मिलेगा भाई, कुछ लिमिटेड होगा ना, रखा होगा, एक दिन क्या होगा वो खत्म हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे। इस नाते हमारे लिए कौन सा रिसोर्स ज्यादा अच्छा है, रिन्यूएबल। आप देख रहे होंगे इस नाते गवर्नमेंट हमारी रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है। हमेशा इसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इसके प्रोडक्शन पर बहुत जोर दिया जा रहा है ना। अब हम अगला रिसोर्स, अब हमारा नेचुरल रिसोर्स यहाँ पर हो गया खत्म। अब हम देखते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। ये तो बहुत आसान है, वो रिसोर्स क्या होता है जो हमारे नीड को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो ऐसी थिंग जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करे, और जिनको कौन बनाए, ह्यूमन बनाए, नेचर ना बनाए, वो सारी चीजें क्या हो जाती हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स। बताइए कौन कौन सी चीजें आपकी नीड को पूरा करती हैं, सोचिए, तब तक मैं डेफिनेशन बताऊंगा आपको। People use natural resources to make buildings। हम नेचुरल रिसोर्स का यूज करते हैं ना, बिल्डिंग बनाते हैं, पुल बनाते हैं, रोड बनाते हैं, व्हीकल बनाते हैं, मशीन बनाते हैं। तो ये सारे, चूंकि इस सारे को हम बना रहे हैं, तो ये सब क्या हो गए, ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गए। मतलब जब हम प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करके अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कोई चीजों को बनाते हैं, तो वे सारी ह्यूमन मेड रिसोर्स कहलाती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पैसे हो गए, बाइक, ये बाइक आपको बहुत पसंद होगी ना, कार हो गई, इसमें आप गाना सुनते हैं, कंप्यूटर हो गया, बल्ब हो गया, ट्रेन हो गया, पुल हो गया, जिसको म्यूजिक में इंटरेस्ट होगा वो गिटार बजाता होगा, समुद्र में घूमने, टेबल, चेयर, एरोप्लेन, ये सारी चीजें जो आपको दिख रही हैं, इवन हमारे कपड़े भी ये हमारी नीड को सेटिस्फाई करते हैं। और इसको कौन बनाता है, ह्यूमन बनाता है। इस नाते ह्यूमन मेड रिसोर्स हो जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। तो हमने नेचुरल रिसोर्स पढ़ लिया, हमने ह्यूमन मेड रिसोर्स पढ़ लिया, अब हमारा लास्ट टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन क्या होता है पता है ना आपको, ये भी समझाऊं, देख लो भाई कैसे ये ह्यूमन, हम ही लोग तो ह्यूमन है। अब आगे देखें, रिसोर्स जानते हैं, थिंग्स दैट कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स नोन एज रिसोर्स। वो चीजें जो हमारी नीड को पूरा कर सके। तो ऐसा ह्यूमन जो आपकी कोई ना कोई नीड को पूरा कर सके, वो हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्स। लेकिन वो होगा कैसे, आइए देखते हैं। ह्यूमन एज रिसोर्स कब ह्यूमन रिसोर्स में बनेगा, जब किसी पीपल में, किसी ह्यूमन में स्किल आ जाएगी और प्रोडक्टिव नॉलेज आ जाएगा। जैसे मैंने बीएड किया, मैंने एग्जाम को पास किया, मैंने पढ़ा, तो मेरे अंदर एक पढ़ाने की टीचिंग आई जब मैंने बीएड किया, और बीए किया, एमए किया, कंपटीशन को बीट किया, तो मेरे अंदर नॉलेज हो गई। अब नॉलेज हो गई और स्किल हो गई, तो मैं एक ह्यूमन रिसोर्स हो गया। कैसे, मैं आपकी जो नॉलेज की नीड है, आपको जो पढ़ने की आवश्यकता है कि मैं इस चैप्टर को पढ़ लूं, उसको मैं पूरा कर रहा हूं। तो आई एम अ ह्यूमन रिसोर्स। डॉक्टर भी एक रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर स्किल है आपकी बीमारी को ठीक करने का, आपका ऑपरेशन करने का। इंजीनियर्स भी एक ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि वो उनके अंदर स्किल है, उनके अंदर नॉलेज है, जिसका यूज करके वो क्या बना देते हैं, पुल बना देते हैं, सड़क बना देते हैं, और बहुत सारी चीजें बनाते हैं इंजीनियर, है ना। अब एक क्वेश्चन यहीं पर आता है, मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं। ह्यूमन रिसोर्स नोन एज अल्टीमेट रिसोर्स, व्हाई, क्यों ह्यूमन रिसोर्स को अल्टीमेट रिसोर्स कहा जाता है, कि सबसे बेहतर रिसोर्स जो होता है दुनिया में, तो ह्यूमन रिसोर्स होता है। जानते हैं क्यों, क्योंकि ह्यूमन ही एक ऐसा रिसोर्स है जो और अगर सारे रिसोर्सेज को, सभी नेचुरल रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से यूज कर पाता है। हमारे पास स्किल है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तभी देखिए पानी को हम क्या करते हैं, पीते भी हैं, पानी से हम घर भी बना लेते हैं, पानी से हम खेत की सिंचाई भी कर लेते हैं, और पानी से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो एक ही रिसोर्स का हम कई तरीकों से यूज कर लेते हैं। क्लियर ना। Now human resource can make the best use of nature to create more resources। तो जो ह्यूमन होता है, जिसके अंदर स्किल और प्रोडक्टिव नॉलेज होती है, खूब ज्ञान होता है,
वो क्या करता है, नेचर का यूज करता है और बहुत सारे नए रिसोर्सेज उसको बना देता है, और इसी को हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इस प्रकार मानव संसाधन प्राकृतिक संसाधनों का और बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं, और जब मानव बहुत सारे संसाधनों का विकास करने के योग्य हो जाता है, तब इसको ही कहा जाता है मानव संसाधन विकास, है ना। हमारा मंत्रालय क्या है, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, और ये क्या करता है, हमारे एजुकेशन काम कौन संभालता है, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यही मंत्रालय संभालता है। ये स्किल प्रोग्राम भी भारत कौशल मिशन चल रहा है कि नहीं, ताकि लोगों में स्किल डेवलपमेंट हो, लोगों को अच्छी एजुकेशन मिले, और ह्यूमन केवल ह्यूमन ना रहे बल्कि ह्यूमन रिसोर्स बन जाए, और रिसोर्स बन करके सारे नेचुरल रिसोर्सों का बहुत अच्छे तरीके से वो यूज करे, और उससे हमारे देश का डेवलपमेंट हो सके। एक फिगर आ रहा है आपके सामने, पहचानिए, बस एक चैप्टर आज खत्म होने वाला है, लास्ट टॉपिक आ गया इसका। आइडेंटिफाई, कुछ गेस कर पा रहा है, एक किसी आदमी का हाथ लग रहा है, हथेली है, और वो क्या किया है, पूरे अर्थ को अपने हथेली में उठाया है। आप हाथ में किसको लेते हैं, जिसको संभालना होता है, तो ये कंजर्व कर रहा है ना। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, कंजर्विंग रिसोर्सेज, संसाधनों का संरक्षण। ये जो भी रिसोर्सेज नेचुरल हैं, हमें उनका क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, या फिर कंजर्व उनको करना चाहिए, वरना एक दिन वो हमारे लिए नहीं रहेंगे, एक दिन वो हमारे लिए खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। यूजिंग द रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स को हम केयरफुली यूज करें, अच्छे से यूज करें। ब्रश करने गए, टैप खोल दिए, ब्रश किए जा रहे हैं, पानी गिर रहा है, हम बर्बाद कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक दिन पानी का लेवल नीचे होता जा रहा है, तो हम उन्हें जरूरत के लिए यूज करें, और टाइम टू टाइम उनको समय दें कि वो हमेशा हमारे जमीन में पानी बना रहे। तो इस तरीके से रिसोर्स को जब यूज करते हैं तो उसको कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। जैसे फॉरेस्ट है, सारे जंगल को काट डालो, सब जगह बिल्डिंग बना दो, क्या होगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी, पोल्यूशन बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे, और ओशन समुद्र का लेवल बढ़ने लगेगा। तो क्या होगा भैया, सब कुछ खत्म होने लगेगा, डूबने लगेगा। तो हमें रिसोर्स को कंजर्व करना चाहिए, हमें प्लांट्स लगाने चाहिए, हमें केवल अपनी नीड का यूज करना चाहिए, जहां हम काट रहे हैं उतना हम लगाएं भी, ज्यादा बर्बादी ना करें। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें पीएससी लेवल पर इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 10th में सोशल साइंस में एनुअल बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इट योर ओन वे, अपने तरीके से इसको आप एक्सप्लेन करिए। तो देखिए हम रिसोर्स को यूज करते हैं, और रिसोर्स क्या होते हैं, खत्म भी होते हैं। तो जब हम उसका इस तरीके से यूज करें कि हम आने वाले पीढ़ी के लिए, भविष्य के लिए भी ये समझें कि वो भविष्य में भी इसको यूज किया जाना है। जैसे ऑयल को हम यूज कर रहे हैं, तो आज ही सारा ना खत्म करें, हम ये सोचें कि आने वाली पीढ़ी भी इसका यूज करेगी, हम उसका लिमिटेड यूज करें, पानी का हम लिमिटेड यूज करें। तो बैलेंस एंड नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर। एक सावधानी पूर्वक संतुलित उपयोग करना और भविष्य के लिए उसको बचा करके रखना, यही होता है क्या, धारणीय या सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब ऐसा डेवलपमेंट आप ना करो भैया कि कल हमारे लिए कुछ बचे ना। असली डेवलपमेंट वो है जो हमारे फ्यूचर का भी ख्याल रखता है। हम पानी यूज करें, हम आयस को यूज करें, हम फॉरेस्ट जंगल पेड़ों को यूज करें, लेकिन इस तरह से यूज करें कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके, है ना। ये है रिसोर्स कंजर्वेशन। अब चैप्टर खत्म करने से पहले कुछ फिगर हम देखते हैं। सम इमेजेस ऑफ वाटर कंजर्वेशन, हम पानी को ऐसे तरीकों से बचा सकते हैं। बारिश का देखिए पानी हो रहा है ना, हमारे छत पे आता है। अगर 600 स्क्वायर फीट का आपका घर है, मात्र 600 स्क्वायर फीट का, उस छत में जितना पानी बरसात से गिरता है, पाइप लगा के उसको हम जमीन के अंदर पहुंचा दें,
तो एक परिवार पूरे एक साल उस पानी का यूज कर सकता है, केवल बरसात के पानी से। सोचिए अगर पूरे इंडिया में सभी लोग अपने छतों के पानी को जमीन में पहुंचाएं तो हमारे लिए पानी की कभी कमी नहीं होगी। और इस तरीके से हम जब वाटर का कंजर्वेशन करेंगे तो ये कहलाएगा रिसोर्स कंजर्वेशन या वाटर रिसोर्स कंजर्वेशन। जैसे कि मैंने अपने स्कूल में बनवाया है, एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदवा दिया है, सारे स्कूल की बिल्डिंग का पानी उसमें जाता है बरसात में और उसके अंदर जमीन में चला जाता है, तो वाटर को हम कंजर्व कर रहे हैं। आप भी अपने घरों पर ऐसा कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यही बताया जा रहा है। या पॉन्ड देखिए, तालाब खुदवा दिया गया बड़ा सा, और जब बारिश का पानी आया तो उसमें भर गया, फिर वाटर लेवल भी मेंटेन रहा और वो पानी बहुत सारे कामों में यूज आ सकता है। पशु पक्षी उसको पी सकते हैं, उससे खेती की सिंचाई भी कर सकते हैं। बहुत सारे गांव में तो लोग उसमें नहाते धोते हैं, अपना सारा काम करते हैं। ये देखिए महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसके बारे में अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सैटिस्फाई एवरी मैन्स नीड। वो कह रहे हैं कि ये जो हमारी धरती माँ है, ये सभी मनुष्यों की नीड पूरी हो जाए इसके लिए पूरा मटेरियल देती है, लेकिन नॉट एवरी मैन्स नीड। लेकिन हमारी लालच को हमारी धरती माँ कभी पूरा नहीं कर पाएंगी। इसलिए प्लीज लालची ना बने और क्या करें, अर्थ की नीड को समझें, अपनी अर्थ को संभालें। कल क्या था, 22 अप्रैल था, पृथ्वी दिवस था। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि अपने रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन छोटा योगदान दे सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये एक बात उनको मैं कहना चाहूंगा कि भले ही अर्थ डे कल मनाया गया, 22 अप्रैल को मनाया गया, लेकिन हम हमेशा अपने धरती माँ की, अपने अर्थ की सुरक्षा कर सकते हैं। लॉकडाउन का समय चल रहा है, हम प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम 10-10 पेड़ अपने घरों में लगा सकता है। हो सकता है कि आपको बाहर जाने का मौका ना मिले, आप 10 वृक्ष ना लगा पाए, एटलीस्ट एक पेड़ लगाइए और रिसोर्स को कंजर्व करिए, तभी इस चैप्टर को पढ़ने का असली मतलब निकलेगा, है ना। अभी आपका होमवर्क है, Why do we need resource conservation? Second, write any one idea that you need that you can follow to conserve any one natural resource. Third, write some examples of actual resources in India. थैंक यू पूरब। तो आपको पूरब ने होमवर्क बता दिया कि अब आपको लिखना है कि हमें रिसोर्स कंजर्वेशन की नीड क्यों है, हमें संसाधनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए। अब ये क्रिएटिव क्वेश्चन है कि अपना कोई एक ऐसा विचार बताइए, आप अपना आइडिया बताइए जिससे आप किसी नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं या घर में अपने कंजर्व किए हो। या तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी पर बताइए और मेरे नोटबुक में तो जरूर लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, राइट सम एग्जांपल्स ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज इन इंडिया। वास्तविक संसाधन भारत में बहुत पाए जाते हैं, कुछ एग्जांपल इसके आप लिखिए, तो आपका ये होमवर्क हो गया। इस तरीके से आपका ये चैप्टर पूरा होता है। आई होप आपको लेसन अच्छा लगा होगा, इसको जरूर लाइक करें। थैंक यू। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। हम जल्दी ही मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। घर में